आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 स्टडी करेंगे जो कि क्लास 10th का है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? कोई भी कैरेक्टर जो कि पेरेंट्स से उनकी किस में जाता, ऑफस्प्रिंग। कैरेक्टर का ट्रांसफर होना कहाँ से, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसे क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। देन वेरिएशन क्या होता है? द डिफरेंस इन द कैरेक्टर अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। जो दो स्पीसीज के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है उसे क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हाइट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अब किसी की हाइट कैसी होती है, किसी की हाइट लार्ज होती है, मतलब कुछ लोग बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, कुछ लोग कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। कुछ लोग बहुत बड़े हैं, कुछ लोग क्या है, बहुत छोटे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, ह्यूमन बीइंग की हाइट में क्या आ रहा है, वेरिएशन क्रिएट हो रहा है। देन हम बात करते हैं ईयर लोब की। किसी का ईयर लोब फ्री होता है, किसी का ईयर लोब कैसा होता है, अटैच होता है। फ्री का मतलब होता है हैंगिंग ईयर लोब, जिसका ईयर लोब जो है, मतलब ये जो ईयर है वो प्रॉपर जो है उनके जो हेड होता है उससे अटैच नहीं रहना। टच करने पे भी ऐसा लगेगा जैसे हमारे ईयर लोब कैसे हैं, फ्री है। और अटैच का मतलब होता है प्रॉपरली, पूरी तरीके से ये हेड से क्या रहता है, हमारे अटैच रहता है। तो किसी के पास फ्री ईयर लोब प्रेजेंट, किसी के पास अटैच ईयर लोब प्रेजेंट होते, ये भी क्या हो गया, प्रकार का वेरिएशन हो गया। देन नेक्स्ट इज क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए विच कैरी द जीन। क्रोमोसोम क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। उसके पास क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए के पास क्या होता है, जीन होता है। ये जीन क्या करता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या कैरी करता है, जीन कैरी करता है। जीन क्या होता है, यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, हेरिडिटी का यूनिट होता है। जीन पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है और ये क्या करता है, कैरेक्टर को लेके जाता है। पेरेंट्स से प्रोजेनी में क्या करता है, कैरेक्टर को लेके जाता है। जब मेंडल ने बताया था इसके बारे में, तो मेंडल ने जीन को पहले फैक्टर दिया था। मेंडल ने ये बताया था कि जीन को हम क्या कहते हैं, फैक्टर भी कह सकते हैं। लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या बोलते हैं, फैक्टर को, उसी फैक्टर को क्या बोला जाता है, जीन। जीन फॉर कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी टू टाइप। जीन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट जीन, दूसरा होता है रेसेसिव जीन। अब ये डोमिनेंट और रेसेसिव जीन होता क्या है, डोमिनेंट जीन का मतलब होता है द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव जीन। जैसे कि अब ऐसे हम समझते हैं डोमिनेंट जीन एक्चुअली होता क्या, जैसे कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो ये कैपिटल टी क्या करेगा, अपने कैरेक्टर को हमेशा एक्सप्रेस करेगा, और ये स्मॉल टी को क्या करेगा, ये कैपिटल टी हाइड कर देगा, उसी को छिपा देगा, उसके कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं करने देगा। तो इसमें ये जो कैपिटल टी क्या कर रहा है, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये कैपिटल टी क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। क्या है, डोमिनेंट है। अब अगर कैपिटल टी कैपिटल डी दिया है तब भी क्या होगा, इसमें कैपिटल टी ही डोमिनेंट होगा। यही होता है डोमिनेंट जीन। अब रेसेसिव जीन क्या होता है, द जीन विच कैन डिसाइड द appearances of an organism only in the presence of another आइडेंटिकल जीन। अब जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी दिया है, इसमें क्या है, ये स्मॉल टी क्या है, रेसिव है, ये भी रेसिव है। यहाँ पे मैंने बताया था ये कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी क्या है, रेसिव है। तो ये आइडेंटिकल जीन है ना, ये दो, ये क्या है, रेसिव है। तो इस कैरेक्टर में क्या होगा, इसमें तो रेसिव ही जीन अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, कोई और तो है ही नहीं। अब इसी केस में, ऐसी ही कंडीशन में रेसेसिव जीन क्या करता है, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, और इस कंडीशन में हमेशा डोमिनेंट जीन ही अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। तो जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं उन्हें कहते हैं डोमिनेंट जीन, जो अपने कैरेक्टर को हाइड कर लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रेसेसिव जीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप की। इन दोनों को पढ़ने से पहले F1 और F2 जनरेशन को पढ़ने से पहले हम देख लेते ये फिनोटिपिक या फिनोटाइप और ये जीनोटाइप होता क्या है। फिनो का मतलब होता है फिजिकल, ठीक है, और जीनो का मतलब होता है जेनेटिक। फिजिकल अपीयरेंसेस उसे क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक या फिनोटाइप बोलते हैं। अब जैसे कि कोई भी चेंजेस आया हमारी बॉडी में, तो वो जो बाहर एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब हमारी बॉडी के एक्सटर्नल एक्सप्रेस हो रहा है, वो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है कि हाँ हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आए हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक रेशियो बोलते हैं या फिनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक,
इंटरनल अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, क्या वेरिएशन आ रहा है या क्या डिजीज कॉज हो रही, वो सब हमें दिखाई नहीं देता। तो वो क्या हो गया, जीनोटाइप। ये सिंपली फिनोटाइपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंसेस, जीनोटाइपिक का मतलब होता है जेनेटिक अपीयरेंसेस। अब बात करते हैं कि ये F1 जनरेशन और ये F2 जनरेशन एक्चुअली होता क्या है। When two parents cross to produce a progeny, then their offspring is called first progenitor generation। जब दो पेरेंट, जैसे कि एक हो गया मदर और एक फादर, दोनों पेरेंट की आपस में क्या कराना, क्रॉसिंग कराना, मदर और फादर की आपस में क्या कराना, क्रॉसिंग कराना। उसके बाद उससे जो नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है, यही इन दोनों के बीच में जो क्रॉसिंग कराने के बाद जो नया क्रॉस प्रोड्यूस हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, हम F1 जनरेशन बोलते हैं। देन F2 जनरेशन क्या होता है, व्हेन फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी क्रॉस अमंग देमसेल्फ टू प्रोड्यूस अ सेकेंड जनरेशन। पहली जनरेशन की प्रोजेनी को क्रॉस कराना दूसरी जनरेशन की प्रोजेनी के साथ, और फिर उसके बाद क्या करना, वही जो रिजल्ट आ रहा, वही जो मतलब पहले हमने क्या किया, मदर फादर की क्रॉसिंग कराई, क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट आया वो F1 जनरेशन आ गया। फिर उसका जो रिजल्ट आया, फर्स्ट जनरेशन का जो रिजल्ट आया, उसको हम क्रॉस जब आपस में दोबारा से फिर कराते हैं, तो वो जो सेकेंड जनरेशन आ रहा है वो क्या हो गया, F2 जनरेशन। देन ग्रीगर मेंडल, सबसे पहले साइंटिस्ट थे ग्रीगर मेंडल, जिन्होंने हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, इन सब के बारे में बताया था कि एक्चुअली ये होता क्या है, किस तरीके से पेरेंट्स से कोई भी कैरेक्टर उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है। सबसे पहले यही साइंटिस्ट है जो इस चीज में इंटरेस्ट लिए थे और इसकी प्रॉपरली डिस्कवरी की थी इन्होंने। ग्रीगर मेंडल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, इनहेरिट होना। इनहेरिटेंस जैसे नाम से पता चला, इनहेरिट होना मीन्स पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी में जो है कैरेक्टर जो ट्रांसफर हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम अ पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ग्रीगर मेंडल ही ऐसे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी की थी इनहेरिटेंस के बारे में, प्रॉपर बताया था कि किस तरीके से पेरेंट्स से कोई भी कैरेक्टर उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है। मेंडल चूज द पी प्लांट। मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर के बारे में बताया था किस तरीके से पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर आप पूछा था कि मेंडल ने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था। मेंडल ने पी प्लांट को लिया था अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। अब ये पूछने क्वेश्चन बन सकता है कि मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था, ऐसे तो बहुत सारे प्लांट होते हैं, किसी को भी ले सकते। अब इसके पीछे रीजन है कि मेंडल ने पी प्लांट को इसलिए दिया था, पहली बात तो मेंडल को गार्डनिंग करना बहुत पसंद था और उनके गार्डन में जो है पी प्लांट बहुत ज़्यादा था, और उन्होंने ये भी देखा था और भी प्लांट थे, पर पी प्लांट की उन्होंने ये देखा था पी प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज थी। और जैसे कि वैरायटीज का मतलब जैसे कुछ टॉल प्लांट थे, कुछ डॉर्फ थे, मतलब कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे, कुछ जो है राउंड थे, कुछ रिंकल्ड थे, कुछ कैसे थे, ग्रीन थे, कुछ येलो थे। तो ये सारी वैरायटीज जो होती हैं, ये सारे वेरिएशन की वजह से मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज किया था। देन द न्यू फॉर्म ऑफ अ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रॉस ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ अ प्लांट। नया फॉर्म मतलब प्लांट का नया फॉर्म बनना, जब हम दो अलग अलग वैरायटीज ऑफ प्लांट की क्या करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं। क्रॉसिंग अलग अलग प्लांट की आपस में क्या कराना, क्रॉसिंग कराना, उससे जो नया प्लांट बनता है उसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। मतलब एक नई वैरायटीज ऑफ प्लांट का फॉर्मेशन हुआ ना, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। और अब जैसे एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है और एक क्या होता है, डाई हाइब्रिड। मोनो का मतलब नाम से ही पता चल रहा है सिंगल, और डाई का मतलब क्या हो गया, डबल। वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इसमें क्या लेते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके क्रॉसिंग कराते हैं, जैसे कि टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट। अब हमने क्रॉसिंग करा दी टॉल प्लांट की किसके साथ, डॉर्फ प्लांट के साथ। कैपिटल टी क्या हो गया, टॉल हो गया, स्मॉल टी क्या हो गया, डॉर्फ हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ, सारे प्लांट कैसे आए, टॉल आए। ये क्या हो गया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया। सिर्फ हमने क्या किया, एक ही पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्रॉसिंग कराई है, कौन कौन सा, टॉल और डॉर्फ, ठीक है। अब डाई में क्या करते, दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते, कौन कौन सा लेंगे हम, राउंड येलो लेंगे, और ये राउंड येलो, और ये है क्या, सीड। सीड का कलर जैसे राउंड है, प्रॉपर एकदम गोला है, इसका है येलो का है। रिंकल है मतलब जैसे कि थोड़ा सुगड़ा हुआ, और ग्रीन हो गया सीड।
तो ये क्या हो गया, डाई हाइब्रिड में दो कैरेक्टर ले रहे हैं, एक क्या हो गया राउंड येलो हो गया, दूसरा क्या हो गया रिंकल्ड ग्रीन। देन रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, दैट इज मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशन। मेंडल का कौन कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन था? मेंडल ने सबसे पहले मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, किसको लेके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लेके। उसके बाद मेंडल ने क्या बताया था, डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में, उसमें क्या लिया था, इंटरडिपेंडेंट एजॉर्मेंट। अब देखते हैं कि मेंडल ने किस तरह की क्रॉसिंग कराने के बाद मोनोहाइब्रिड रेशियो निकाला था। मेंडल ने सबसे पहले एक क्या था टॉल पेरेंट, दूसरा क्या है डॉर्फ, दोनों की आपस में इन्होंने क्रॉसिंग कराई थी, तो रेशियो आता है वो क्या आता है, सारे प्लांट कैसे हैं टॉल। इसमें भी कैपिटल टी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट है। स्मॉल टी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है रिसीव है। तो ये अपने कैरेक्टर को इसमें क्या कौन एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये क्या होगा टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल और ये भी टॉल। उसके बाद इसी की इन्होंने क्या कराई थी, फिर से क्रॉसिंग कराई थी। अब इसका हम क्रॉसिंग कराते हैं फिर से इसी चीज को, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। याद रखना जो कैरेक्टर हमने यहाँ लिखा वही इधर लिखते, इसी ये जो हमने स्क्वायर बनाया जब हम पूरे प्रॉपर इस तरीके से कर देते तो इसे क्या बोलते, पुनेट स्क्वायर। मेंडल ने अपनी जितनी भी क्रॉसिंग कराई थी वो किस पे कराया था, पुनेट स्क्वायर में कराया था। अब कैपिटल टी, ए कैरेक्टर यहाँ से कैपिटल टी है, कैपिटल टी हो गया, फिर ये किसका कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया, कैपिटल स्मॉल टी, तो ये क्या हो गया, ये भी टॉल और ये भी क्या है टॉल है, ये भी टॉल, बट ये क्या होगा रिसीव होगा। तो फिनोटिपिक रेशियो कितना आ रहा है 3:1। फिनोटिपिक रेशियो क्या बताया था मैंने, फिजिकल अपीयरेंसेस। फिजिकल रेशियो कितना आ रहा है 3:1। तो ये मोनोहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो कितना आता है 3:1। अब एमसीक्यूज में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो हमें बताना, जब हमें पता 3:1 तो हम क्या करेंगे आराम से टिक कर देंगे। अब पूछा जाए अगर जीनोटिपिक रेशियो कितना होता है, अब जीनोटिपिक रेशियो मतलब जेनेटिक, जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब ये क्या है, ये प्योर टॉल है ना, ये क्या है प्योर टॉल, क्योंकि दोनों क्या है कैपिटल टी इस तरीके का रहेगा, तो समझ लो ये कैसा है प्योर टॉल। तो प्योर टॉल कितना है 1 है। अब फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मतलब वो क्या है हाइब्रिड है, क्या है हाइब्रिड। हाइब्रिड कितना है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये क्या हो गया हाइब्रिड हो गया, ये भी क्या है ये भी हाइब्रिड है, तो दो क्या है दो हाइब्रिड है। उसके बाद फिर ये भी क्या है स्मॉल टी, ये क्या है ये प्योर डॉर्फ है, क्या है प्योर डॉर्फ। प्योर डॉर्फ कितना है 1 है, मतलब प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ कितने 1-1 है, तो रेशियो कितना बना प्योर टॉल 1 और हाइब्रिड टॉल कितने हैं 2 और प्योर डॉर्फ कितना है 1 है, 1:2:1 क्या है जीनोटिपिक रेशियो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो कितना आता है 3:1 और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो कितना आता है 1:2:1। The next is dihybrid inheritance. Dihybrid inheritance बोलो and the law of interdependent assortment. दूसरा उनका क्रॉसिंग क्या था, डाईहाइब्रिड उन्होंने क्रॉस निकाला था कि डाईहाइब्रिड में क्या लिया था उन्होंने 2 कैरेक्टर लिए थे, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। अब 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता कौन कौन सा, एक होता है राउंड, और राउंड येलो हो गया एक कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर क्या हो गया रिंकल्ड ग्रीन हो गया। राउंड के लिए हम क्या लिखते हैं कैपिटल आर। अब याद रखना राउंड के लिए जो चीज हमने लिखा कैपिटल आर इसी का हम जो है रिंकल्ड में लिखेंगे, इसी का रेसिव फॉर्म स्मॉल आर। देन अब येलो में हम क्या लिखेंगे कैपिटल वाई और इसी का रेसिव फॉर्म किस में लिखेंगे ग्रीन में लिखेंगे, दैट इज स्मॉल वाई। अब देखते हैं राउंड और रिंकल और ये जो येलो ग्रीन उनकी आपस में क्रॉसिंग कराते तब देखते हैं रेशियो क्या आता है। पुनेट स्क्वायर बना के हम क्रॉसिंग कराएंगे, इस तरीके से हमने कैरेक्टर लिख लिए कैपिटल आर स्मॉल वाई। एक कैरेक्टर ये लिखा, एक ये लिखा, फिर एक ये, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये जो हमारा रेशियो निकल के आया है, अब इसी रेशियो को हम क्या करेंगे इसकी सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे, तब देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड रेशियो कितना डाईहाइब्रिड रेशियो कितना आता है। अब क्रॉसिंग करके देखते हैं कि डाईहाइब्रिड क्रॉस कितना आता है।
एक हाइब्रिड ये हो गया, दूसरा हाइब्रिड ये हो गया। अब दोनों को आपस में देखते क्या रिजल्ट आता क्रॉसिंग कराने के बाद। जैसे कि हमने कैपिटल आर लिखा, इसका एक कैपिटल आर, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। इस तरीके के आगे की भी बॉक्सेस जो है इसी तरीके से फिल करेंगे। हमने फिल कर लिया। अब हम देखते हैं कि राउंड येलो कितना आएगा, राउंड ग्रीन कितना आएगा, रिंकल्ड येलो कितना आएगा और रिंकल्ड ग्रीन कितना आएगा। राउंड के लिए क्या लिया था कैरेक्टर, कैपिटल आर, येलो के लिए स्मॉल कैपिटल वाई और रिंकल्ड के लिए क्या लिया था, स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए क्या लिया था, स्मॉल वाई। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि राउंड येलो कितना आ रहा है। ये क्या हो गया, राउंड येलो होगा, क्या होगा, राउंड येलो। एक हमारा राउंड येलो मिल गया, इसमें भी ये तो राउंड हो गया, अब इसमें ये येलो होगा। क्यों, क्योंकि ये जो कैपिटल वाई है यही अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल वाई अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल वाई क्या है, डोमिनेंट है, और स्मॉल वाई क्या है, रिसीव है। ठीक है, तो इसमें ये भी क्या हो गया, राउंड येलो। इसमें भी वही होगा जो इसके ऊपर हुआ था, राउंड येलो। ये भी क्या है, राउंड येलो। दिस इज ऑल्सो राउंड येलो एंड दिस इज ऑल्सो राउंड येलो। ये नहीं होगा राउंड येलो, ये भी राउंड येलो हमारा हो गया, और एक राउंड येलो ये भी हो गया। ये भी क्या है, ये भी राउंड येलो। ये भी क्या है, ये भी राउंड येलो। अब राउंड येलो तो हमें मिल गया और कहीं राउंड येलो नहीं दिख रहा। अब हम देखते हैं कि राउंड येलो कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने आए, राउंड येलो लिख लेते हैं 9। अब राउंड ग्रीन देखते, ग्रीन के लिए क्या लिया था, ग्रीन के लिए लिया था स्मॉल वाई। ठीक है, राउंड के लिए तो इस तरीके का हम देखते हैं कहाँ देखने को मिल रहा है। ये क्या हो गया, ये तो राउंड हो गया, और ये क्या होगा, ये ग्रीन हो गया, तो ये क्या हो गया, राउंड ग्रीन। एक मिल गया, दूसरा हमें राउंड ग्रीन मिल गया, ये भी राउंड ग्रीन हो गया। अब और देखते हैं कि किस तरीके का कैरेक्टर का, एक ये हो गया राउंड ग्रीन, ये क्या हो गया, राउंड ग्रीन। और कहीं तो हमें राउंड ग्रीन दिख नहीं रहा, तो कितने हो गए राउंड ग्रीन, 1 2 3। ठीक, अब हमें क्या निकालना, रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड के लिए क्या लिया था, स्मॉल आर। येलो के लिए कैपिटल वाई। आप देखते कि इस तरीके का कैरेक्टर हमें कहाँ देखने को मिल रहा। ये क्या हो गया, रिंकल्ड, और ये क्या हो गया, येलो। रिंकल्ड येलो हमें एक मिल गया, 2 रिंकल्ड येलो। अब ये भी क्या हो गया हमारा, रिंकल्ड येलो। 1 2 3 हमें रिंकल्ड येलो मिल गए। अब हमें देखना है रिंकल्ड ग्रीन क्या होगा। रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। इस तरीके का कैरेक्टर बस एक ही बचा है यही। ये क्या हो गया, रिंकल्ड ग्रीन। क्या हो गया, रिंकल्ड ग्रीन सिर्फ और सिर्फ एक है। तो हमें मिल गया राउंड येलो कितने हैं, 9 है। राउंड ग्रीन कितना है, 3 है। रिंकल्ड येलो कितना है, 3 है। रिंकल्ड ग्रीन कितना, 1 है। तो रेशियो क्या आता है, 9:3:3:1। डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो कितना आया, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो कितना है, 9:3:3:1। The next is how blood group are inherited। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप ट्रांसफर होता है पेरेंट से प्रोजेनी में। पेरेंट से किस तरीके से ब्लड ग्रुप इनहेरिट होता है उनके प्रोजेनी में। अ पर्सन हैज वन ऑफ द 4 ब्लड ग्रुप। पर्सन के पास एक ही ब्लड ग्रुप होगा, मतलब 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन सा होता है, ए बी और ओ होता है। दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन विच हैज 3 डिफरेंट फॉर्म डिनोटेड बाय अ सिंबल। ये जो ब्लड ग्रुप होता है इसको कंट्रोल करता है जीन, आई जीन कंट्रोल करता है। अब एमसीक्यूज में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा मतलब जीन कंट्रोल करता है ब्लड ग्रुप को, तो कौन कंट्रोल करता है, आई जीन करता है। अब ये जो 3-4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं इनको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं, आई ए, आई बी, आई ओ, और एक होता है जैसे ए बी के लिए आई ए बी, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आई ए आई बी, इस तरीके से हम ए बी को करते हैं। अब हम कुछ केस देखते हैं जैसे कि आई ए, ये एक ब्लड ग्रुप ये हो गया, और अगर लिखा है ऐसे ही नहीं, आई ओ लिखा, तो इसमें ए जो ब्लड ग्रुप है वो डोमिनेंट होगा, और ये जो
ओ ब्लड ग्रुप है ये रिसेसिव होगा। ऐसे नहीं समझ आएगा, हम कुछ केस स्टडी देखते हैं। सपोज करते हैं फादर का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक, मदर का ब्लड ग्रुप बी है। अब हमें बताना है कि ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा। जब हमें पता है कि हम जीनोटाइप ए के लिए पहले हम बता देते हैं कि हम किस तरीके से ए बी और ओ और ए बी का हम जीनोटाइप लिखते हैं। ए का हम लिखते हैं, ए ब्लड ग्रुप के लिए लिखते हैं आई ए, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं आई नॉट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दो तरीके का जीनोटाइप लिख सकते हैं। बी ब्लड ग्रुप के लिए लिख सकते हैं हम आई बी, दूसरा जीनोटाइप हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और ए बी ब्लड ग्रुप के लिए लिखेंगे आई बी, बस एक ही जीनोटाइप। ओ के लिए हम लिखते हैं आई ओ और आई ओ, इस तरीके से हम जीनोटाइप लिखते हैं। अब हम कुछ केस स्टडी देखते हैं, उसके बाद तो हमें समझ में आएगा कि इस तरीके से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। पहला केस लेते हैं। सपोज करते हैं फादर का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक, मदर का ब्लड ग्रुप बी दिया। अब हमें किसका ब्लड ग्रुप बताना है, ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप हमें आइडेंटिफाई करना। अभी मैंने बताया ए के लिए और बी के लिए कौन कौन सा जीनोटाइप लिखते हैं। पुनेट स्क्वायर बना के इसमें भी क्रॉसिंग करके देखते हैं कि ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। आई ए के लिए आई ए आई नॉट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उस तरीके का भी कैरेक्टर लिख सकते हैं, हम यही लिख के क्रॉसिंग करते हैं। बी के लिए आई बी आई नॉट, ठीक, आई ए हो गया आई बी, फिर आई ए आई नॉट, आई बी आई नॉट, आई ओ आई ओ। अब देखते हैं कि ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या आएगा। ये क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप निकल के आया। कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि दोनों अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। ए बी ब्लड ग्रुप, इसमें क्या है आई ए आई नॉट है, तो ये आई ए अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन ये आई नॉट अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये क्या है, रेसिसिव है। तो इसमें क्या होगा ए, ठीक, इसमें भी बी ही अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, ओ नहीं करेगा। इसमें क्या है, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, ओ ही क्या है, दोनों रेसिसिव फॉर्म में, तो ओ ही अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, कोई और है नहीं, तो ओ। तो अब अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। दूसरा केस लेते हैं, ये दो केस स्टडी करते हैं और आगे का तो ऐसे समझ सकते हैं हम। मदर का ब्लड ग्रुप ले लेते हैं ओ है और फादर का ब्लड ग्रुप बी है। अब हमें ये बताना है कि उनके ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ओ के लिए हम रेसिसिव फॉर्म लिखते हैं इस तरीके से, उनका जीनोटाइप। बी के लिए लिखेंगे आई बी देन आई नॉट, इस तरीके से आई बी आई नॉट आई नॉट आई नॉट आई बी आई ओ आई ओ आई ओ। क्या आया, इसमें भी बी ब्लड ग्रुप, बी डोमिनेंट है, इसमें क्या है, ये भी बी ब्लड ग्रुप, इससे भी ओ ओ। तो ऑफस्प्रिंग जो होगा उसका कौन कौन सा चांस हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। इस तरीके की और भी क्रॉसिंग करके देख लेना कि किस तरीके से क्रॉसिंग करी जाती है। द नेक्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें पर्सन का सेक्स पता चलता है उसे क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। द क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। ऐसा क्रोमोसोम जो कि ऑफस्प्रिंग के सेक्स को आइडेंटिफाई करता है उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है जबकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है कि किस तरीके से पता चलता है, किस तरह से आइडेंटिफाई होता है कि वो जो मतलब नया बेबी बन रहा है वो बॉय है कि गर्ल है, ठीक है। क्रॉसिंग करके देखते हैं, एक्स 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 वाई एंड एक्स वाई, ये क्या हो गया, दिस इज अ गर्ल एंड दिस इज अ बॉय। 50-50% चांसेस है। 50% चांस किसके होते हैं, गर्ल्स के, और 50% चांस किसका होता है, बॉयज का। बट बेबी के सेक्स जो को कौन डिटरमाइन करता है, वैसे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, हु कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ बेबी, न्यूबॉर्न बेबी, जो नया बॉर्न मतलब नया बेबी प्रोड्यूस हो रहा है उसके सेक्स को कौन डिटरमाइन करेगा। कैसे हमें पता चलेगा कि जो है वो लड़का है कि लड़की,
सेक्स को डिटरमाइन मेल करता है, फादर ही सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, मदर सेक्स को डिटरमाइन नहीं करती है। अब क्वेश्चन बन सकता है क्यों नहीं करती, क्यों? क्योंकि मेल के पास, फादर के पास एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है, बट मदर के पास तो दोनों एक्स क्रोमोसोम है। अब मदर कैसे आइडेंटिफाई करेगी? फादर ही हमेशा सेक्स को डिटरमाइन करता है कि मेल होगा कि फीमेल, मतलब लड़का होगी कि लड़की, ठीक है। तो ये 50-50% चांसेस होते हैं इसलिए, लेकिन हमेशा जो है ब्लेम किसको किया जाता है? मदर को ब्लेम किया जाता है अगर लड़की हो जाती है। लेकिन नहीं, हमेशा याद रखना फादर ही सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, मदर सेक्स को डिटरमाइन नहीं करती है।